सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो दोस्तों, सबसे पहले तो सो सॉरी, क्योंकि मैंने आप लोगों को काफ़ी दिन से इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं दिया, बट हेयर आई एम। जो भी आप लोगों की क्वेरीज़ आ रही थी उन सबको मैं एड्रेस करूँगी एंड बहुत ही डिटेल वे में हम लोग डिस्कस करेंगे सभी बातों को। तो सबसे पहले बात तो ये कि रिज़ल्ट आपका कब आ सकता है, एंड देन आई टेल यू सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू बिटवीन दिस पीरियड, जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है एंड आपके रिजल्ट आने में जो टाइम है उसके बीच आपको क्या करना चाहिए, जो आपको ये टाइम मिल रहा है उसमें। एंड देन आई टेल यू कि काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस क्या होता है, राउंड ऑफ काउंसलिंग जो भी होते हैं उसमें क्या आपको करना होता है। एंड देन आई टेल यू द डॉक्यूमेंट्स विच आर नीडेड ड्यूरिंग योर एडमिशन टाइम। तो एडमिशन के टाइम में आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ऑथेंटिक जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं एंड ये मैं उसी लिस्ट से बताऊंगी जो मुझे दी गई थी एडमिशन के दौरान कि ये डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। एंड आई विल प्रोवाइड यू दैट PDF इन द टेलीग्राम ग्रुप। एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मेरी एडमिशन स्टोरी को, जिससे कि आप लोगों को बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिज़ल्ट से। रिज़ल्ट आपका कब तक आ सकता है? तो अब तक का जो ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम हुआ अप्रैल के लास्ट वीक में। तो आप लोग एक्सपेक्ट करो कि 1 से 1.5 महीने में, 1.5 से 2 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 महीने में आपका क्या होगा कि रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अगर आप लोग उस चीज़ को काउंट करोगे, यू विल गेट इट कि जून लास्ट वीक तक आप लोगों का रिज़ल्ट आ सकता है। सो या दिस इज़ द टाइम जब आप लोगों को एक्सपेक्ट करना है कि हाँ मेरा रिज़ल्ट आएगा। अभी से बिल्कुल इम्पेशेंट मत होइए, क्योंकि अभी इलेक्शन ये सब के भी का भी टाइम चल रहा है। तो या जून लास्ट वीक तक आप लोग ऐसा मान के चल सकते हो कि हाँ हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। ओके, दैट थिंग। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आपको टाइम मिल रहा है, ये एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो गया एंड जब आप लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हो एंड देन द डे जब आपका रिज़ल्ट आएगा, इस बीच में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल रहा है। इस टाइम को बिल्कुल आप इस तरह से वेस्ट ना करें कि हमारा रिज़ल्ट कब आएगा ये सोच कर। रेदर देन आपको क्या करना चाहिए अभी कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अच्छे से उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। अगर नहीं तो अगर आप बिल्कुल टीचिंग लाइन में ही जाना चाहते हो तो इस टाइम आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपने सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहिए। यू शुड हैव अ कमांड ऑन योर सब्जेक्ट अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो और अगर आपको एक अच्छा टीचर बनना है तो जैसे मान लेते हैं कि आपका ज्योग्राफी ऑनर्स है, तो आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से कि अभी आप लोग क्या करो कि NCERTs पढ़ो, अपने सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था ना एक चीज़ कि एक टीचर का सबसे बड़ा गुण क्या होता है कि वो अपने सब्जेक्ट का फुल नॉलेज रखे, उस पर उसका क्या हो, बहुत अच्छा कमांड हो। सो दैट्स द थिंग। इस टाइम को आप लोग बिल्कुल इस तरह से यूज़ करिए, बिल्कुल वेस्ट मत करिए ये सोच करके कि कब हमारा रिजल्ट आएगा और उसी चीज़ की काउंटिंग करते रहो कि हाँ आज का एक दिन बीत गया, अब इतने दिन बचे रिजल्ट आने में। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट थिंग। आपको क्या करना है कि आपको पढ़ाई करनी है अपने सब्जेक्ट की। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, डू दैट। ओके, बस टाइम वेस्ट नहीं करना है, दैट द थिंग आई एम टेलिंग। एंड या ये डिटेल से थोड़ा हटकर बात मैंने बताई आपको, क्योंकि ये सारी बातें भी ज़रूरी होती हैं। किस तरह से हम लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। आप आगे चल के टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करोगे, उसमें भी आपको क्या करना है, कॉम्पिटिशन फेस करना है। तो आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज रखनी है, दैट्स द मेन एसेंस। अब हम लोग बात करते हैं कि रिज़ल्ट आने के बाद आपका काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होगा। तो जैसे आपका रिज़ल्ट आएगा, यू विल गेट योर CML रैंक, यू विल गेट योर मार्क्स। ठीक है, ये सब आपको पता चल जाएगा। देन यू विल गेट काउंसलिंग फॉर्म। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग सबसे पहले होगी। अगर आपका रैंक ये सब बहुत अच्छा है तो आपको या फर्स्ट राउंड में ही क्या मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। फर्स्ट राउंड में ही मतलब आपको जो भी कॉलेज चाहिए, आप जो भी चाह रहे हो, मान लो कि आपका रैंक अच्छा नहीं भी आया, मार्क्स अच्छे भी नहीं आए, फिर भी आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंसेस आप लोग क्या करना, गवर्नमेंट कॉलेजेस ही डालना। उसके बाद जो भी आपके घर के आसपास है, जहाँ भी आप एडमिशन लेना चाहते हो उसको डालना। अगर आपका फर्स्ट कॉलेज नहीं मिल पाता है कि फर्स्ट कॉलेज के लिए आपके मार्क्स कम है, फर्स्ट कॉलेज नहीं मिला, सेकेंड कॉलेज नहीं मिला, थर्ड कॉलेज नहीं, फोर्थ कॉलेज ऑफ कोर्स मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद अगर वो भी नहीं मिला तो टोटल अराउंड जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है कि 10 कॉलेजेस ऐसे कुछ फील करने थे हमें फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। तो या उसी तरह से आपको फील करना है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए तो इस कंडीशन में आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, गवर्नमेंट कॉलेज को ही फील करना है, क्योंकि जैसा हम प्रेफरेंस फील करेंगे वैसे ही हमें क्या मिलने वाला है, कॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैं आप लोगों को टिप देती हूँ।
फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में क्या होगा कि जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसके 60% सीट, 50 to 60% सीट फुल हो जाएंगे, 60 to 70% भी कह सकते हैं, ठीक है। 60 से 70 सीट फुल हो जाएंगे। उसके बाद जो 30 सीट बचेंगे वो आप लोगों के सेकंड काउंसलिंग में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हो पाता तो आपको कोई तो कॉलेज अलॉट होगा। मान लो कि आपने GWTTC बरियातू रखा था फर्स्ट प्रेफरेंस, वो आपको नहीं मिला। देन हजारीबाग वाला भी कॉलेज आपको नहीं मिला। उसके बाद आपने अपने घर के पास का कोई कॉलेज रख लिया प्रेफरेंस में। आपको आपका जब अलॉटमेंट लेटर आया तो उसमें आपको बताया गया कि आपको आपके घर का कॉलेज, घर के पास वाला कॉलेज मिल गया। तो इस कंडीशन में भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, तो आप या इस कंडीशन में क्या कर सकते हो कि सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के थ्रू आप एडमिशन ना ले करके फिर जब सेकंड राउंड काउंसलिंग होगी तब उसमें फिर से अप्लाई करो। फिर से आप लोग क्या करो कि गवर्नमेंट कॉलेज को फिल करो। अगर आपकी मेरिट उस तरह से बन गई कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद से क्या हो जाएगा कि मार्क्स घटते चले जाएंगे और सीट्स भी घटेंगी और जो भी कम सीट्स बची रहेंगी, आपके मार्क्स कम भी होंगे तो आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कम तो मैं नहीं बोल रही, लेकिन हाँ कम भी होंगे तो सेकंड थर्ड राउंड काउंसलिंग तक जो भी सीट्स हमारे बच जाते हैं तो वो कम मार्क्स में भी हमारा एडमिशन वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। दैट्स द थिंग आई हैड टू टेल यू कि येस इस तरह से भी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग। तो अगर आपका मार्क्स ठीक ठाक है, अगर आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो येस ऑफ कोर्स सबसे पहले अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो वही आप फील करोगे। इस कंडीशन पे मान लो आपको बीच बीच में आपका मार्क्स है, ठीक है। मान लो कि आपका 60 मार्क्स आपका है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में नहीं हुआ, सेकंड में आप लोग बिल्कुल अप्लाई करो गवर्नमेंट कॉलेज चलो, तो हो सकता है आपको इस बार मिल जाए, ठीक है। तो अगर आप चांस लेना चाहते हो यू कैन टेक द चांस लाइक दिस, ठीक है। अब मैं और एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आई थिंक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एंड जब आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी तब भी मैं आप लोगों को अच्छे से अपडेट करूँगी कि कैसे आपको कॉलेजेस चूज़ करना है। बस अभी मैंने आपको जस्ट दे दिया कि हाँ, ताकि आप लोग अपने माइंड में क्लियर करके रखो कि ये कॉलेजेस मैं फील करूँगा, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एडमिशन जब आपका होगा, जैसे आप लोग काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट करोगे वैसे आपका आएगा अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर में आपको लिखा होगा कि हाँ आपको ये कॉलेज मिल गया है, इसमें आपको इतने तारीख के बाद से मतलब नोटिस फिर निकलेगा कि इतने के बाद से आपको क्या करवाना है, एडमिशन करवाना है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन पे फिर क्या होगा, एडमिशन वाली चीज़ें स्टार्ट होंगी। फिर उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी एंड वो डॉक्यूमेंट्स आपको इसी वीडियो में मैं अच्छे से समझा देती हूँ कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। एंड ये जो डॉक्यूमेंट्स है गाइज वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैंने जो हमारी नोटिस बोर्ड थी, जो मैम ने साइन करके वहाँ पर लिखा था कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारे यही डॉक्यूमेंट्स हैं। सो ये मैं प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम के थ्रू भी, बट या मुझे यहाँ पे बताने दीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, नामांकन हेतु हस्तलिखित आवेदन। सबसे पहले क्या है कि आपको एप्लीकेशन एक लिखना पड़ेगा जो आप एडमिशन चाहते हैं उसके लिए, कि आपका नाम ये है, आप यहाँ से बिलोंग करते हैं और इसके बाद आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। इस तरह से आपको एक एप्लीकेशन लिखने को मिलेगा। मैम वहाँ पे मतलब जो भी मैम या टीचर जो भी आपके होंगे तो वहाँ आपको वो बता देंगे कि इस तरह से आपको इस फॉर्मेट पे आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, नामांकन हेतु महाविद्यालय फॉर्म। नामांकन हेतु जो एडमिशन है, एडमिशन के लिए जो महाविद्यालय आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करेगा, जो भी यूनिवर्सिटी या जो भी कॉलेज है आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करेगा, वो आपको क्या करना होगा, फिल करना होगा। फिर उसके बाद है अलॉटमेंट लेटर, उसकी 3 प्रति यानी कि 3 जेरोक्स आपको लगानी है। तो अलॉटमेंट लेटर मैंने समझाया ना कि जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपको प्रिंट आउट करवाना है, वो लेकर के जाना है 3 कॉपीज़, ऐसा मैम ने लिखा था। अब पता नहीं आपका जो भी रिसेंट आएगा उसमें क्या क्या चीज़ों की नीड होगी, बट या इस तरह से मांगा जाता है। जो गवर्नमेंट कॉलेज वाले हैं तो वो बिल्कुल इस पर ब्लाइंडली आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, बट थिंग्स ऐसे ही कुछ रहने वाले हैं, ओके। CLC ओरिजिनल एंड 1 जेरोक्स, ठीक है। CLC जो हमारा होता है क्या इसे बोलते हैं, कैरेक्टर लीव सर्टिफिकेट। तो ये जो है वो ओरिजिनल और एक आपको जेरोक्स लगेगी। ये कब हमें मिलता है, जब हम कॉलेज अपना कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद मिलता है। तो अब उसके बाद क्या है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका कब लगेगा ये मैं आपको समझा देती हूँ। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हो, फॉर एन एग्जांपल, क्या आप अभी रांची यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो
और आपको VBU में एडमिशन करवाना है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है। तो इस कंडीशन पे आपको क्या करना होगा कि रांची यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन, आपको अपने कॉलेज से यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन लेना पड़ेगा कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करा रहा हूँ। बट इन केस आप रांची यूनिवर्सिटी के हो और फिर आप रांची यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेने जा रहे हो, रांची यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में ही एडमिशन लेने जा रहे हो, तो आपको माइग्रेशन की कोई नीड नहीं है, ठीक है। लाइक मेरा क्या था कि मैंने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, उसके बाद मैं रांची यूनिवर्सिटी में जा रही थी एडमिशन लेने, तो येस मेरा माइग्रेशन लगा था। मैं एक स्टोरी, शॉर्ट सी स्टोरी भी आपको शेयर करूँगी कि मेरा जब एडमिशन हुआ था तो उस दिन क्या क्या सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस चरित्र प्रमाण पत्र जो आपका है। ओके, ये तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल और जेरोक्स, CLC अलग होता है ना, ठीक है। मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, तो या सारी चीज़ें अभी एकदम से ध्यान नहीं आती है। तो CLC आपका ओरिजिनल वो तो लगता ही है। देन आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल और जेरोक्स लगता है। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट या वही आप जैसे पास आउट करोगे तो आपको मिलता है। फिर ओके, अब क्या है, महाविद्यालय हेतु शपथ पत्र, ठीक है। अब इसको समझा, महाविद्यालय हेतु शपथ पत्र आपका क्या होगा कि एक शपथ पत्र बनेगा ओरिजिनल मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत, ठीक है। ये आपको कोर्ट में जाकर के मजिस्ट्रेट से बनवाना पड़ता है एक शपथ पत्र कि मैं इसमें क्या करने जा रही हूँ, मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूँगी। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो बिल्कुल ये ऐसा ही रहता है कि आपको एडमिशन 80% देनी है, इसके लिए पूरा बॉन्ड एक बनता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। ओके, तो ये शपथ पत्र आपका बनेगा मजिस्ट्रेट से। फिर उसके बाद है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट शपथ पत्र। एंटी रैगिंग का बनेगा कि आप किसी भी तरह का रैगिंग नहीं करोगे कॉलेज में अपने, तो इसकी भी ओरिजिनल और जेरोक्स ये भी वही आपका कोर्ट से बनेगा। एंड देन एंटी रैगिंग शपथ पत्र अभिभावक, एक है पेरेंट्स के लिए, एक स्टूडेंट के द्वारा वो बनता है। तो 3 तरह के शपथ पत्र आपको बनवाने हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता दे रही हूँ जो मेरा लगा था। गवर्नमेंट कॉलेजेस में इसी तरह से लगता है, प्राइवेट में भी लगता है। एंटी रैगिंग तो येस ऑफ कोर्स लगता है। बाकी दोनों को मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा आइडिया नहीं है, बट हाँ एडमिशन प्रोसेस सब जगह का एक है, तो एक ही तरह का लगता है। बट स्टिल आप लोग ये सब जान के रखो, हो सकता है आप लोगों का भी लगे, तो आप लोगों को क्या रहेगा कि पहले से नॉलेज होगी इस बात की, तो अच्छी ही बात है ये। तो ये 3 चीज़ें हैं शपथ पत्र जो आपको बनवाना है। एंटी रैगिंग फॉर द स्टूडेंट, एंटी रैगिंग फॉर द पेरेंट्स, एंड देन महाविद्यालय हेतु जो शपथ पत्र मजिस्ट्रेट के द्वारा बनेगा कि मैं एडमिशन मतलब जो भी मैं डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सारे सही हैं। एंड देन मैं फुल अटेंडेंस अपना रखूँगा इन चीज़ों पर। देन अब आता है आपका चिकित्सीय प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का ही चलेगा। कोई भी सदर अस्पताल से आप लोग बनवा लो। यही गलती मैंने करी थी कि मैं प्राइवेट से बना करके लेकर के गई थी। प्राइवेट MBBS डॉक्टर थे, क्योंकि मैंने भी इसी तरह से कोई वीडियो में देखा था कि MBBS किए हुए आपके वो डॉक्टर होने चाहिए, तो प्राइवेट डॉक्टर से मैं बनवा करके लेके गई। एंड उसी के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे हो गई थी। तो या आप लोगों को अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोग, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज का मैं बता रही हूँ, अगर प्राइवेट में भी एडमिशन कराने जा रहे हो तो भी आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनवा लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो ये कंडीशन तो है कि स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनवाना। ओके, क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है। मैं आपको ये पेज प्रोवाइड करूँगी तब बताऊँगी, अच्छे मतलब देख लेना आप लोग। देन अब हम लोग बात करते हैं रेसिडेंशियल की। जो आपके आवासीय प्रमाण पत्र है वो SDO द्वारा निर्गत होनी चाहिए, ओरिजिनल, और 2 जेरोक्सेस की भी चाहिए आपको, ठीक है। तो अब आप लोग बोलोगे कि जिनका भी SDO लेवल का नहीं बना हुआ है, RO लेवल का बना है, सर्कल ऑफिसर लेवल तक का बना हुआ है, तो वो लोग क्या करेंगे वो भी मैं बताऊंगी कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहता है तो उस कंडीशन में एडमिशन डे के दिन आपका क्या होने वाला है, क्या आपको करना होगा उस दिन। बट हाँ यही है कि डॉक्यूमेंट नहीं रहने पर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ती है, आई विल टेल यू इन द लास्ट। फिर है जाति प्रमाण पत्र। आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगी वो भी SDO द्वारा निर्गत होनी चाहिए, ओरिजिनल, और 2 जेरोक्स कॉपी इसकी भी लगने वाली है। देन वी हैव आय प्रमाण पत्र। अगर आप किसी तरह से अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, मतलब कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको वही आय, जाति ये सब तो लगानी ही पड़ेगी। आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप जनरल से कर रहे हो फाइट, तो अगर अदर स्टेट से हो तो भी आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या चाहिए, और आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड ओरिजिनल और उसकी 2 जेरोक्स कॉपी। उसके बाद आपको फ़ोटो चाहिए, टोटल 4
4 फ़ोटोज़ हमारे लगे थे। फिर उसके बाद अंक प्रमाण पत्र। अब देखो जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है उसमें क्या क्या मांगा जा रहा है। जो मैट्रिक है और अंतिम पढ़ाई तक जो भी आपने लास्ट स्टडीज़ करी है वहाँ तक की आपकी क्या क्या लगने वाली है, 3 तरह की चीज़ें लगेंगी। एक तो एडमिट कार्ड, सबसे पहला एडमिट कार्ड, सारे लेवल के एडमिट कार्ड्स लगे थे। एंड देन क्या लगा था, डिग्री प्रमाण पत्र, जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है, जो देखो एक हमारा मार्कशीट मिलता है, मार्कशीट मिला है, एंड देन हमें क्या मिलता है, जब हम पास आउट कर जाते हैं उसके बाद हमारा डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपका डिग्री सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है तो इस कंडीशन पे जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है ना, वो आप लोग लगा सकते हो, वो एक्सेप्टेबल हो जाता है अगर आपका अभी तक आपने नहीं निकलवाया। बट आई सजेस्ट कि आप लोग निकलवा लो। अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये सारी चीज़ें आपको लगने वाली हैं। जितना कम डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऐसा होगा कि आपको बनवाना है या अनअवेलेबल है, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स कम होंगी। आप सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो, 2-3 नहीं है तैयार तो चल जाएगा काम, कम परेशानी आपको ही होगी। लेकिन वही एग्ज़ाम के टाइम ही अब आपको पता चले कि 10 चीज़ें ऐसी हैं जो आपने नहीं बना के रखी, नहीं तैयार करके रखी, तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। दैट्स अ थिंग। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं। वही मार्कशीट आपकी लगने वाली है सारी, जैसे मैट्रिक है, 12th है, ग्रेजुएशन है, तीनों की डिग्री सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड्स। ओके, देन 2 फोल्डिंग फाइल्स। तो ये जो फोल्डिंग फाइल्स है मतलब 2 आपको फाइल अपनी बनानी है। ऐसे वाली बना लो जो नॉर्मल कूट वाली आती है ना, और फीता लगा होता है, वो इस तरह से हम लोग टाई करते हैं। तो वो आपकी 2 फोल्डिंग फाइल्स आप लोग रख सकते हो। उसमें प्रॉपर हमें क्या करना था कि नेम लिखना था, जैसे तान्या वर्णवाल एंड सेशन ईयर लिखना था, रोल नंबर, उसके बाद मैम ने लिखा था। 2 फोल्डिंग फाइल इसलिए बोली जाती है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एक आपके ऑफिस में जमा होगी और एक नॉर्मली वहीं पे रखी जाएगी। तो ऐसा ही कुछ होता है, एक आगे भेजी जाती है और एक कॉलेज में आपका रह जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके नीचे मैम ने एक नोट लिखा है, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र 2017 के बाद का निर्गत मान्य होगा एवं 2017 से पहले निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो कोशिश करना कि ये 2017 के बाद वाला आपका हो। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपकी की नीड पड़ती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने कराया, तो गवर्नमेंट कॉलेज में जब मैं गई थी एडमिशन करवाने, तो ये जो लिस्ट है वो नोटिस बोर्ड पर चिपकी हुई थी कि ये सारी इस तरह से ही अरेंज करके, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे ही अरेंज करके फोल्डिंग फाइल्स, 2 फोल्डिंग फाइल्स बनानी है। एक में सारी कॉपीज़ रखी गई थी, एक में क्या करना था कि ओरिजिनल रखने थे, ओरिजिनल मैम देखते हुए मिलाते हुए, मतलब बस ऐसा ही कुछ था कि ओरिजिनल मैम दिखते जा रहे थे, मिलाते जा रहे थे, और वही फाइल सबमिट हो गई थी। फिर ओरिजिनल आपका नहीं रखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ओरिजिनल नहीं रखा जाएगा, बस जेरोक्स रखा जाएगा। बट हाँ, वो बिल्कुल बहुत अच्छे से मिलाएंगे, आपका बर्थ ईयर मिलाएंगे, किस साल आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, वो सारी चीज़ें मैच की जाएंगी। ठीक है, अब एक कंडीशन देखते हैं, जब आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट ना हो तब क्या होगा। इस कंडीशन पे क्या होता है कि इस कंडीशन पे आपको मौका दिया जाएगा कि आप एप्लीकेशन लिखो कि हाँ इस तारीख के बाद, 1 महीने के बाद मैं आकर के सबमिट कर दूँगी, 15 दिन के अंदर मैं ये चीज़ सबमिट कर दूँगी। तो यस, ऐसी कंडीशन हो सकती है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो, तो इस तरह से एप्लीकेशन आप लोग दे सकते हो। ठीक है, तो मेरे साथ क्या हुआ था एग्ज़ाम टाइम में, जब मैं एडमिशन कराने गई थी तो काफ़ी दूर से मैं गई थी, बिहार कह सकते हैं, या फिर मैं उस टाइम अपने गांव में थी। तो उसके बाद मैं गई थी तो काफ़ी लंबी हमारी जर्नी हो गई थी। तो सबसे पहले वहाँ हम गए तो हमारा जो ये मेडिकल सर्टिफिकेट था वो बना हुआ था प्राइवेट डॉक्टर से। तो सबसे पहले तो ये दिक्कत हो गई। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो मुझे ऐसा हुआ कि चलो रिम्स से बनवा लेते हैं, रांची में रिम्स है तो वहाँ पे गवर्नमेंट है वो, तो वहाँ जा कर के बनवा लेते। इतनी ज़्यादा भीड़ थी गाइज़ कि लाइक मेरा पूरा एक दिन वेस्ट हो गया। देन वी हैड टू स्टे, मैं और मेरे पापा गए थे। एंड मेरे पापा की तबीयत भी उस टाइम काफ़ी सही नहीं थी, वो मतलब चलने में थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको, मतलब लाइक ऐसे नहीं, उस टाइम पैर में उनके चोट वोट कुछ ऐसा लग गया था, तो ऐसा ही कुछ था सीन। तो हुआ ये, एक दिन तो पहले हमें स्टे करना पड़ा। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि बस मेरे वही मेडिकल सर्टिफिकेट ही घट रही थी। देन नेक्स्ट डे फिर हम सदर अस्पताल गए, और सदर अस्पताल में जाकर के हमारा रांची में ही वो जल्दी से बिल्कुल बन गया। एंड फिर हम लोग जब वापस आए तो एडमिशन करवाने के लिए गए। तो मेरा माइग्रेशन क्या हुआ था ना कि माइग्रेशन मेरा नहीं आ पाया था, मैंने अप्लाई कर दिया था। एंड जिन भैया को मैंने बोला था कि आप यूनिवर्सिटी से निकलवा के ला देना, क्योंकि ये दैट्स नॉट पॉसिबल ना कि आप कम टाइम है आपके पास और यूनिवर्सिटी से आप खुद जा करके माइग्रेशन निकालो। तो वो मैंने एक भैया को बोल दिया था, हमारे कॉलेज के ही हैं वो, ये सब काम करते हैं, तो उनको ही मैंने बोल दिया था ला देने को। देन क्या हुआ कि मैं उनसे ले नहीं पाई, मतलब कि माइग्रेशन मेरे पास थी, मतलब आ चुकी थी
मेरी बस मेरे हैंड में नहीं थी, मैंने मतलब कि माइग्रेशन का वही ऐसा कुछ हुआ तो मैम वही बोलने लगे ये तो अदर स्टेट से है और अदर स्टेट से है तो विदाउट माइग्रेशन हम लोग नहीं ले सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद रेसिडेंशियल जो मेरा था वो CO लेवल का बना हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी गाइज। और मैम ये सब सभी बहुत कोऑपरेटिव है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अच्छे से ही आपको बोलेंगे। लेकिन या मैम लोग की मैम जो भी टीचर्स हैं उनके ऊपर भी उस दिन क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके मन में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अब सभी स्टूडेंट्स का इंडिविजुअली वो लोग भी क्वेरीज अच्छे से नहीं ले पाते हैं, तो वो लोग भी थोड़ा गुस्सा करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट तुम्हारा नहीं है, ये डॉक्यूमेंट तुम्हारा नहीं है। तो यही चीज़ें हो रही थी। फिर मैम ने मुझे बोल दिया कि तुम अब नेक्स्ट जो सेकंड राउंड काउंसलिंग होगा उसमें अप्लाई करना। तो तब तो मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। फिर मैं सोचने लगी कि चलो मैं तो सफ़र करूँगी, मेरे साथ साथ मेरे जो पापा हैं वो भी सफ़र करेंगे, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं। तो आप लोग एक शॉर्ट से देख सकते हो जिसमें कि आफ्टर एडमिशन मिनी पार्टी विद माय फादर, इस तरह करके मैंने लगाया। और सच में गाइस वो बिल्कुल पार्टी जैसा बिल्कुल माहौल था मेरे लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा परेशानी के बाद एडमिशन मेरा हुआ था। लाइक कहते हैं ना कि कुछ अच्छा हो रहा होता है, होने वाला होता है ज़िंदगी में, उससे पहले सब कुछ मतलब लगता है कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है। तो मैं एडमिशन के दिन बिल्कुल एकदम रो ही गई थी कि मुझे फिर से आना पड़ेगा, मेरे साथ साथ मेरे पापा भी पूरा परेशान होंगे। फिर उसके बाद मैम ने बोल दिया कि सेकंड राउंड काउंसलिंग में तुम अप्लाई करना। क्या क्या नहीं हो गया था। तो बस वही ये सब बताने का मेरा मकसद यही है कि इस तरह की कंडीशन आपके साथ भी बन सकती है, बट बिल्कुल चिल रिलैक्स रहना। देखो उस टाइम तो ऐसा होता ही है कि वो सारी चीज़ें हो जाती हैं कि एडमिशन के लिए मैम ने बोल दिया तुम सेकंड में अप्लाई करना या फिर तुम इतने दिन के बाद आना, तुम्हारा नहीं होगा एडमिशन, ऐसा होता है। क्योंकि मैम लोग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा उस दिन प्रेशर होता है ना। अब आपके पास मान के चलो एक मेरी फ्रेंड थी, वो मतलब ऐसा था कि वो मतलब उनका ससुराल था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके वहाँ थे मध्य प्रदेश में, और वो यहाँ पे एडमिशन करवाने के लिए आई थी। तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स उस टाइम था नहीं, तो मैम ने कुछ उनको भी डांट दिया, तो वो भी मतलब ऐसे ही बहुत इमोशनल रोने लगी थी। फिर मेरी जो रूममेट है जिनकी आप कभी कदाल वीडियोज़ भी आपने देखी होगी, तो उनकी भी यही हाल हो गई थी। तो यस, इस तरह की चीज़ें होती हैं उस टाइम बहुत ही, क्योंकि न्यू हम एडमिशन ले रहे हैं। एक तो हम इतनी दूर से जा करके एडमिशन ले रहे हैं, बिल्कुल नई सी जगह है, और उसमें इतनी सारी डिफ़िकल्टीज जब आएंगी तो ऐसा होता है। तो स्पेशली टू ऑल ऑफ देम कि जो भी बहुत दूर से जाकर के एडमिशन लेंगे, तो यस इस तरह की चीज़ें होंगी। आपके पास सर्टिफिकेट्स कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो मैम लोग जायज़ है कि मैम लोग को भी परेशानी होगी इस चीज़ में कि सब चीज़ के लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हो। तो यस, इसके लिए सबसे पहले तो आपको जितना अच्छे से आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करके ले जा सको वो लेकर जाओ। एंड देन उस टाइम भी अगर इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ कुछ होती है तो यस, पेशेंस आपको रखना है, क्योंकि मैम लोग आपको बहुत अच्छे से टाइम देंगी, जो भी टीचर्स होंगे वो टाइम देंगे कि हाँ बाद में आकर के आप सबमिट कर देना। तो इस तरह से मतलब लाइक दिस कंडीशन आपके साथ ना हो, इमोशनल मत होना। उस टाइम पता नहीं क्या मतलब हो जाता है ना, मतलब मैं भी पूरा सोचने लगी कि क्या हो गया यार, एडमिशन कराने इतनी खुशी से आए थे, अब इस तरह की कंडीशन, एडमिशन ही नहीं हो पा रहा है, ये नहीं है वो नहीं है। सो यस, मुझे ये सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए वो सारी बातें भी याद आ गई। तो कोई नहीं, बट पूरी जर्नी बहुत अच्छी रही बीएड की। एंड या आप लोगों की बहुत अच्छी रहे, आप लोगों का सबका रिजल्ट अच्छा रहे। सो दैट्स द थिंग। बस यही सारी बातें थी। ये जो PDF है मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगी, एंड द लिंक विल बी इन द कमेंट सेक्शन। सो या बाय बाय, टेक केयर। थोड़ा ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया अपनी स्टोरी, तो आई थिंक आप लोगों को कुछ जानने को ही मिला होगा। इफ़ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर।